में एक इन्वेस्टर, एक फंड मैनेजर, एक एडवाइजर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इन सब के बीच में वो कौन व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जो सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है अपनी ही इन्वेस्टमेंट्स के लिए? इन्वेस्टर वो व्यक्ति है जो अपनी ही इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और वो कब खतरनाक होता है? जब वोलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर। और ऐसे में कई बार इन्वेस्टर कहते हैं कि रिडम्पशन कर दो, तो उस रिडम्पशन को रोकने का एक तरीका हम लोग खोज कर लाए हैं वोल्ट मनी के जरिए। तो हमारे पैनल में भरत हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शुरुआत भरत से करते हैं कि किस तरीके से हम रिडम्पशंस को रोक सकते हैं और कैसे वोल्ट मनी हम लोगों को बिजनेस में हेल्प कर सकता है, इसके बारे में प्रकाश डालें। और इन्वेस्टर्स की हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वोल्ट मनी के थ्रू, प्लीज। Hello, thanks for the. आप बैठ के बात कर सकते हैं। So if I stand, that's okay, right? So Okay, I can हाँ. see everyone. So ये सेशन में अपना हिंदी में रखना चाहूँगा बेटा। So एक बहुत ही क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। So मैंने अबाउट 10 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया है एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। तो मैंने करीबन 7,500 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज किया है HSBC में और मेरिल लिंच में। उसके बाद यहाँ पर आके मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी जो मुझे एक मेजर प्रॉब्लम फील हुई थी। मैं इससे पहले हांगकांग और लंदन में प्लेस था। वहाँ पर एक बहुत मेजर प्रोडक्ट देखा मैंने जो कि फाइनेंशियल एसेट्स इंडिया में बढ़ रहा है। ऑब्वियसली आप सबकी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सारे IFAs का बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल फंड्स इंक्रीजिंग। तो अगर आप लंदन, हांगकांग और US में आप देखेंगे तो एक फाइनेंशियल एसेट्स पहले से बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटेड है। इंडिया में करीबन 4% जनता ही इन फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करती है और आप बाकी कंपेयर करेंगे तो वहाँ 30% 40% पेनिट्रेशन है सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स में। तो वहाँ पर एक प्रोडक्ट है, अगर हम इन फाइनेंशियल एसेट्स, कोई भी एसेट क्लास अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो उसके अगेंस्ट लेवरेज होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ LIC का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं LIC का। LIC हमारे यहाँ प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट सबको सब कन्विंस्ड है कि वो इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, 4 to 5% रिटर्न, बट उसका ग्रो होने का बहुत मेजर रीजन है कि LIC ही उसके ऊपर एक लेवरेज देता है या लोन देता है। तो करीबन 30 लाख करोड़ की LIC बिकी है और 1.5 लाख करोड़ का उसके ऊपर एक लोन प्रोडक्ट भी है। गोल्ड का आप देख लेंगे करीबन 100 लाख करोड़ का गोल्ड है, 15 लाख करोड़ का उसके ऊपर लोन है। तो विदाउट लेंडिंग प्रोडक्ट कोई भी फाइनेंशियल एसेट ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि इंस्टेंट लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी हमेशा रिक्वायरमेंट आती है। अगर आप इंडिया में भी देखोगे, होल्डिंग पीरियड ऑफ म्यूचुअल फंड हो सकता है यहाँ का जनता का थोड़ा ज्यादा हो, बट ओवरऑल एवरेज 2 साल है। 2 साल से ज्यादा इंडिया में कोई म्यूचुअल फंड होल्ड नहीं करता है। LIC में, बाकी सब प्रोडक्ट में एवरेज होल्डिंग पीरियड 10 साल है। और यहाँ पर सबको बताओगा बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। तो यहाँ पर लोगों ने LIC में सिर्फ 4-5% रिटर्न के साथ भी 10 साल में बहुत पैसा बनाया, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट था। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में लोग 2 साल के बाद बाहर निकल जाते हैं। हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ 5 साल 6 साल रहते हो, बट स्टिल रिडेम्पशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो मेन जो ये प्रोडक्ट है ये सिर्फ उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और ऐसा फाइनेंशियल एसेट, मैंने कोई भी एसेट ऐसा ग्रो करते हुए देखा जिसके ऊपर लोन या लेवरेज ना बिल्ड, क्योंकि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट आज है, कल रहेगी, 1 साल बाद रहेगी, 10 साल बाद रहेगी। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, और इंडिया में एक बहुत चीज भी मैंने देखी फीडबैक वाइज, दो हमने 12,000 क्लाइंट्स को ऑलरेडी सर्व कर लिया है, बट लोन प्रोडक्ट को यूजुअली बुरा माना जाता है, बट होम लोन को कोई बुरा नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि अप्रिशिएटिंग एसेट में वो लोन है। सो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो हमें समझना चाहिए कि गुड डेट या बैड डेट। गुड डेट क्या है, बैड डेट क्या है? सो गुड डेट में एनी इंटरेस्ट रेट लेस देन 10% और 12% इज गुड डेट, और कोई अप्रिशिएटिंग एसेट में गया हो वो डेप्रिशिएटिंग। इसलिए होम लोन्स बहुत ही एक्सेप्टेड प्रोडक्ट है। सिमिलरली ये वाला प्रोडक्ट भी लो इंटरेस्ट रेट वाला प्रोडक्ट है, एंड दैट्स व्हाई वी प्रमोट कि यार ये गुड डेट की तरह, और गुड डेट की तरह स्प्रेड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आंसर्स होगा, ये बहुत शॉर्ट समरी है, ऑब्वियसली काफी डिटेल्स हैं इसमें, बट हैप्पी टू आंसर दैट। बिल्कुल भरत, बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं आपके लिए। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, एक कार है 1120, वो किसी और कार के पीछे लगी हुई है, तो अगर हो सके तो प्लीज। ठीक है आनंद, आपसे ही एक सवाल है, सॉरी, और ये आप कैसे असेस करते हैं? सो गुड डेट और बैड डेट बोला, डेट मींस द क्रेडिट या लोन।
सो गुड डेट, आप कोई भी एसेट क्लास जिसके लिए आप क्रेडिट लेते हैं, अगर वो अप्रिशिएटिंग एसेट है, अप्रिशिएटिंग एसेट मतलब किसी की वैल्यू जो बढ़ रही है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं गुड डेट। अब होम लोन का एग्जांपल लेते हैं। होम लोन यूजुअली आपका यूज केस सॉल्व करता है कि आप उसमें रहते हैं, उनका अप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, ये क्लासिफाई, और लो इंटरेस्ट रेट है, लो इंटरेस्ट रेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो एक गुड डेट क्लासिफाई होता है। अगर आप यही पर्सनल लोन लेते हैं ट्रैवल के लिए, या आप डिप्रिशिएटिंग एसेट में लेते हैं, तो बैड डेट है और हाई रेट है। सो गुड डेट बैड डेट क्लासिफिकेशन ये है कि आप किस पर्पस के लिए ले जाए। इवन कार लोन्स भी यूजुअली बैड डेट में क्लासिफाई होता है क्योंकि डिप्रिशिएटिंग एसेट है। सो गुड डेट और बैड डेट आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं जो प्रोडक्ट बोल रहा हूँ उसमें ये दिस इज द ओनली डेट प्रोडक्ट विच अर्न्स मनी, जो अर्न करता है, क्योंकि आप 9% से 10% का इंटरेस्ट देते हैं और 12% पे आपकी मार्केट ग्रो कर रही है, लेट्स से ऐसे। सो जो भी गुड डेट, any debt product which is investing in a depreciating asset is a bad debt. और interest rate obviously sensitive होना चाहिए। interest rate should not be कि 16%, 18%, 20% नहीं होना चाहिए। तो ये क्लासिफिकेशन है। थैंक यू सो मच भरत। जो कि टैब से हैं, तो मैं चाहूँगा कि आनंद एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और बताएं कि ये किस तरह से ये बिजनेस शेड्यूल रन करते हैं। और मैंने ये सुना है कि आपका प्रोडक्ट कुछ 16, 19, 20% की रिटर्न जनरेट करता है, तो ये कैसे करता है? Correct. Thank you so much. Thank you that he invited us. So I'll just briefly introduce myself. My name is Anand Bharat from Iron Capital. I have more than 15-20 years of work mostly into banking and investment advisory business. So I was one of the co-founding members of SBI Wealth. तो वहाँ से पोर्टफोलियो एनालिसिस, पूरा स्ट्रक्चर करना, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेरी एक्यूमेंट्स मैंने डेवलप किए हैं। टैप इन्वेस्ट की जर्नी पे जाने से पहले कंपनी का नाम टैप इन्वेस्ट है। ज़्यादातर जो हमारे यहाँ पे अभी जितने भी पार्टनर्स हैं, एक मूल प्रॉब्लम, जब तक मैं एज अ स्टार्टअप, जैसे अभी कपिल ने बोला बैड डेट गुड डेट, स्टार्टअप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, वो स्टार्टअप भी सर्वाइव कर सकती है। करेक्ट? कोई भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो वो स्टार्टअप सर्वाइव नहीं कर सकती। अभी मेरे मॉडरेटर ने बताया कि हम 19-20 रुपए% तक भी रिटर्न देते हैं। ये जो रिटर्न है, आपको सुन के लगेगा यार कुछ पॉन्जी स्कीम वगैरह है क्या, ये मतलब इस तरह के रिटर्न तो मार्केट में आते नहीं हैं। बट क्या आपने एक पैटर्न नोटिस किया है कि ज़्यादातर लोग जो मूलतः पैसा बना रहे हैं, जो रिच क्लास अगर अपन माने, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास या अपर क्लास, वहाँ पे देखोगे कि वो लोग कंपैरेटिवली हमेशा आप देखोगे कि वो ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रहे हैं, उनके रिच तो बढ़ते जा रहे हैं, इधर ये वाला श्रंक कर रहे हैं। हम लोग माइग्रेट नहीं करते हैं क्लास। पता है कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे को एक पहले तो ये समझाया गया है कि अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न होगा तो बाई डिफॉल्ट उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी कनक भाई हैड स्टार्टेड विद दैट डिस्कशन कि अपने को 2100 रुपये आ रहे थे हाथ में, और फाइनली मम्मी ने आकर रोक दिया तो उसको 100 रुपये पे ही रोक दिया। तो सारा फेरेरो शेयर्स और एवरीथिंग गॉट टॉस्ड अप इनटू दैट एंटायर थिंग, पूरा का पूरा वैनिश हो गया। बट एक्चुअली नहीं है। तो टैप इन्वेस्ट की जो जर्नी है उसकी स्टोरी ऐसे जाती है कि जो फाउंडर है, ही वाज वर्किंग विद ट्रू नॉट प्राइवेट इक्विटी में, ही इज अ आईएम अहमदाबाद पास आउट। तो उसने एसेट लीजिंग का एक प्रोडक्ट बनाया था। एक कंपनी थी जो मेरू, उबर वगैरह देखी है आपने, इनकी ना एसेट लीज होती है, एंड जनरली दीज आर वेरी रॉक सॉलिड एसेट्स, मतलब अच्छी खासी उसकी वैल्यू भी रहती है, बाईबैक वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। कंपैरेटिवली रिस्क जो है बहुत ज्यादा होगा तो क्रेडिट रिस्क के आसपास देखोगे आप, वहां पे वो 20, 22, 23% तक का रिटर्न आता है। हम इक्विटी की जब बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन पे 12% से 13% के आसपास की बात करते हैं लार्ज कैप की, मिड कैप के लिए 15-16% की बात करते हैं, मैक्सिमम जाते हैं तो 18%। अपन जब पैसा लेके आते हैं कस्टमर से, अभी जितने भी अपने यहाँ पे पार्टनर्स हैं, और ये 1 लाख एयर एंड होल्डर्स की मैं मोरलेस मोस्टली 90% ये सही होगा। तो ज्यादातर क्या होता है कि हम जब पैसा लेके आते हैं, सबसे पहला अपना सेव गार्ड करने के क्या बोलते हैं, आपको जो रिटर्न आएगा वो एफडी से बेटर आएगा। हमारी एक कॉग्निटिव बायस है कि भाई मैं गलत ना हो जाऊं, सामने वाले के सामने मेरी रेप्यूटेशन खराब ना हो जाए, उस वजह से हम एफडी से बेटर रिटर्न देंगे। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग गया 2010, 11, 12, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट में हम लोग ने कंटिन्यूअस, वी हैव सीन 7 years of the best 70-80 years of independence that we have seen in terms GDP growth। अब वहां पे अगर आप देखोगे
तो जनरली अगर हम लार्ज कैप की बात करें 12 से 13% रोलिंग ओवर रिटर्न में 14-15% के आसपास ही आती है 10 साल की अगर रोलिंग देखें तो वहां पे आप सोचिए कि एक डेट प्रोडक्ट भी है जो आपको 13 से 18-19% भी देता है। हमने मूलतः इक्विटी पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा बनाया हुआ है। हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं अभी, मैं विद सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस आई कैन से कि आउट ऑफ 100 रुपीज दैट यू हैव एज एलोकेशन 90 और मोर देन 90% वुड बी इन इक्विटी। उसके मूल 3 कारण हैं और फिर मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ पार्टनर की वहां पे आके रुकूंगा। तो आपने जो है 90 से ऊपर परसेंटेज इक्विटी में पैसा डाला है, उसका मूल कारण क्या है? पहला कारण ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में 12 से 15% की एक्सपेक्टेशन रहती है। तो आप कस्टमर को पहले से ही बोल के लाते हो कि मैं 12 से 15% के आसपास आपको रिटर्न आ जाएगी, और क्योंकि उसको भी मालूम है वो हिस्ट्री देख रहा है पूरा। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो वॉलेटिलिटी रहती भी है। आप क्योंकि जागरूक हो गया इन्वेस्टर, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है, इसलिए लोगों को लगता है कि ठीक है यार वॉलेटिलिटी है बट पैसा बन जाए, थोड़ा वॉलेटिलिटी चलती है उनको। तीसरा एक बेसिक रीजन जो अपन अपनी पीएनएल देखते हैं, काफी लोग यहाँ पे होंगे जो ये कहेंगे कि हम हमारा कमीशन नहीं देखते हैं जब एडवाइजरी करते हैं, बट वन ऑफ द प्राइमरी रीजन व्हाई वी आर इनटू दिस बिजनेस is to ensure that I am getting a good bottom line also. P&L बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इक्विटी जहाँ पे 1 रुपया देता है वहीं पे आपको जो है डेट आपको 30-40 पैसे की एवरेज देता है। तो आपने पोर्टफोलियो अक्रॉस पोर्टफोलियो देखेंगे 70-80 पैसे का अपने को रिटर्न आता है। उस केस में मैं आपको प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा हूँ, मैं आपको एक फिक्स इनकम का इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूँ। इनवॉइस डिस्काउंटिंग और एसेट लीजिंग दोनों 13 रुपए से शुरू होती है, 13-14% की रहती है। एसेट लीजिंग 18-19% तक जाती है। तो मैं आपको प्रोडक्ट ऐसा दे रहा हूँ जो कि डेट है, रिटर्न उसकी जो है इक्विटी के बराबर की है लास्ट ईयर मिड कैप की, और जो आपको जो रेवेन्यू स्ट्रीम मैं क्रिएट करके दे रहा हूँ वो आपको इक्विटी की रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करके दे रहा हूँ। सो आई एम सॉल्विंग वन प्रॉब्लम विच इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज कि आपके पास जब आप जाते हो इन्वेस्टर के पास, इन्वेस्टर से बोलते हो कि यार मैंने 100 रुपये और दे दो, आपने इक्विटी में तो डाला हुआ था। इन्वेस्टर अपने को क्या प्रॉब्लम बोलता है, यार अभी 100 रुपये दिए थे, रख जाओ, अभी थोड़ा फिर बाद में करेंगे। तो अपने को वो ब्रॉड नहीं कर पाते, अपन ब्रॉडर नहीं कर पा रहे। जैसे अभी सर ने बोला था कि 2000 करोड़ का पोर्टफोलियो तो कैसे करेंगे अगर अपने पास प्रोडक्ट्स नहीं है। आज की तारीख में एआई ऐसा माध्यम है जिससे कि 90% ऑफ एबिलिटीज वो एआई मैनेज कर देता है। हमारे जैसे लोगों का वैल्यू तब आएगी जब हम वैल्यू क्रिएट करेंगे। वो वैल्यू क्रिएट करने के लिए अपने को नई प्रोपोजिशंस लेके जानी। सो द 2 प्रॉब्लम्स दैट आई सॉल्व फॉर यू इज वन, आई एम इंश्योरिंग कि सेबी जब आपका पूरा का पूरा 2013-14 में जहाँ पे कि आपको 7-8% आते थे कैपिटल में, राइट, काफी लोगों ने कैपिटल प्रोटेक्शन फंड किए होंगे, 5 साल के 8.5 रुपए भी आते थे, वहां से हम ऑलरेडी 1% पे आ गए हैं। तो सेबी इन देयर ओन विजडम इज ट्राइंग टू इंश्योर कि जो आपका डायरेक्ट का वर्सेस जो आपका नॉर्मल अगर रेगुलर का बात करें तो उसका डिफरेंस वो कम करती जा रही है। वहां पे आपकी अगर डिपेंडेंस म्यूचुअल फंड जो कि 90% से ज्यादा है अपने पूरे ओवरऑल पोर्टफोलियो में, वहां पे मैं आप एक ऑल्टरनेट रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहा हूँ। वो रेवेन्यू स्ट्रीम काफी रोबस्ट है, क्रेडिट क्वालिटी वाइज इट इज इक्विवेलेंट टू क्रेडिट रिस्क, एंड द ब्यूटी इज इट्स अ डेट प्रोडक्ट, इट्स अ न्यू प्रोडक्ट दैट यू कैन यूज, एंड द क्वालिटी इज कि अगर जो वॉलेटिलिटी अगर आप देखते हो इक्विटी की जो वो भी चले जाते हैं, यहाँ पे वो वॉलेटिलिटी नहीं मिलती है। तो ये बेसिक मेरे प्रोडक्ट के आपके मतलब सबमिशन है। थैंक यू सो मच आनंद। हमारे बीच में कृष्ण कांत, जैसे मैंने सुबह भी एक बात बोली थी दैट नाउ द वर्ल्ड व्हिच इज इमर्जिंग नो इट्स गोइंग मोर ओपन आर्किटेक्चर साइड rather than the closed foundation ones, right? That and White Oak is actually emerging. It is a very, I'll say, a good player in that. And the force behind this is the processes, the team that we have, right? So we have a team of 45 analysts, right? Which are covering almost all the sectors. We have 11 broad sectors which are present in our market. अगर आप broader market देखेंगे, and we're covering all of them. The sectors which are bigger, they have around 4 to 5 analysts in that. The ones which are smaller ones will have 2 analysts like Reality and all. Right? We are tracking close to 950 stocks with a market cap of around 1200 crore and above. Right? So this is a strong research team, a strong process-based AMC which is there. Right? And like I said, that the world is actually moving more to the open architecture, more to the merit side rather than the brand side at the moment. Right, so this shift which is happening, that's actually helping us to grow also,
and with the support of each and everyone on the AMC side, on the mutual fund side, now we are almost touching 10,000 crore. We have crossed 9,800 crores, right? And the best part about this AUM is that this AUM has come across locations. So out of this 9,800 crore, 40% of the business is from B30 locations. So we have close to 4 lakh, more than 4 lakh unique investors which are there with us, right? Around 3.7 lakh SIPs are there. The SIP book is of 110 crore plus, and including STPs, it's 200 plus assets that we're getting every month, which is a recurring investments. So this recurring investment actually helps you to grow and to manage the funds in a better way, because जब funds में flows रहते हैं ना, तो थोड़ा भी market volatile होता है या थोड़ा trouble time आता है, तो it helps the fund manager to take the positions or build up the positions, right, or cut down few of our positions and new positions, right? So this is a strong pillar actually, which we feel that we have building up, right? And White Oak actually started in June 2017, to be very precise, in India, when Prashant sir said that okay, it's high time now. He wanted to come back to Indian startup his own long back actually, but then he was he was the part of Goldman Sachs. So Goldman Sachs he was taking care of the US markets. So he was a lead portfolio manager over there. Then he had also handled the emerging markets, the India market. Also he has handled. Right. So June 2017 it started. We started on the alternate side earlier, right, including PMS, AIFs. Right, so we are one of the largest players in FPI also. The capital level AUM, if you see, it's close to around 70,000 crore now. Right, around 60,000 crore is somewhere which is there on the alternate side, right, which includes funds, offshore funds also, and the local levels in that, the domestic funds also. Right, and the AUM business of mutual fund side we have started on in August 2022. So we have 11 schemes now which are there, and the reason behind of having all these schemes was this only, that once we have a scheme which is there in the market, and then we have a track record, and then the processes that we always speak about, right, then it will be reflected in the schemes also, right? So that is the way we are building up this organization. Thanks a lot. थैंक यू कृष्ण सर। देखिए, एक इन्वेस्ट करता है, एक एएमसी का क्या काम होता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं वैभव भाटिया जी से, जो कि 361 एएमसी से हैं। प्लीज। See, AMC industry is no longer an oligopoly industry. See, some may argue that it still is, because considering the fact that out of 2 lakh crore of AUM, I think the top 5 AMCs hold almost 45%. But they no longer control it, I feel. When I say oligopoly and when I say they don't control it, I mean to say that they no longer can dictate the terms and raise money in their funds based on their own conditions, right? Today distributors have lot of options. I think in last 2-3 years we have seen rise of AMCs like a Quant, ours like a 361 AMC, White Oak. So there have been many which have been able to come to market, and they have been able to grow multifold. I feel AMC being a B2B business, we have been, and our only criteria ever should be how to add value to the distributor, right? That should be our main aim. In the past, so I've been in the industry for almost 15 years now. In the past, we all, the spokespeople of the AMC, used to talk about 4 Ps, if you remember. So we used to say कि people, performance, pricing and product. These 4 Ps we used to talk about. So हर कोई कहता था अगर ये 4 P हैं तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा. But I think over time it has changed. Product, everyone is replicating everything, right? Everywhere product is almost the same. Pricing पे SEBI ने वैसे ही रोक लगा दिया है, सबकी pricing भी same है. Long run में performance सबकी same है. And let's not start on people, क्योंकि लोग तो इस industry में आए नहीं. It's the same people which is moving everywhere, right? So I think those 4 Ps are now vanished. But yes, there are fund managers, right? Some people have their favorite fund managers वो जिनके साथ रहना पसंद करते हैं. आज भी हमें लोग मिलते हैं कहते हैं भाई why Kotak, because नीलेश भाई है,
right? या why HDFC क्योंकि प्रशांत जैन थे या Mr. Shah and ICICI. But I think वो percentage बहुत छोटी है. So what we realized is कि अगर आप एक new player हो, एक new entrant हो, you have to create your moat. आप अलग क्या कर रहे हो, right? क्योंकि अब तो बहुत competition हो गया है, सब AMCs आ गई हैं. And I think the good old answer goes back to कि boss हमारे लिए हमारी strength, हमारे asset is our distributors, and what we can do for them, how we can empower them, and again it goes back to one word which is knowledge. So that's what we feel. So let me come back to now exactly what 361 AMC does. As I said, 4 P's हमारे पास भी थे, सबके पास भी थे. हमारी जर्नी शुरू हुई थी 2014 में. 2014 में हम एक साथ ही अपना म्यूचुअल फंड, अपना PMS और अपना AIF लॉन्च किया together. Over years we had a mindset bent towards innovation. और हमें ये समझ में आया कि म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे innovation is very difficult today. So let's focus on alternates, let's focus on PMS and AIF, and let's grow there. So by God's grace, this is 2024, we are 10-year-old now, and we are the largest AMC in the country in terms of alternates. We manage close to some 60,000 odd crores in PMSs and AIFs and offshore mandates. 2 years back, we decided कि mutual fund में venture करते हैं, and it's a growing business, you cannot neglect it. And because now we are entering into mutual funds, we should start working with MFDs also. And it's just 2 years back when we went out, opened new offices, hire more people, and then came out with all NFOs and started launching schemes. And that's where we got serious about the mutual fund business. Touchwood, the performance has been good, and the schemes are doing well. We have been the 5th fastest growing AMC in the country last year. So we decided that आप जब इन IFAs, MFDs, you guys आप लोग के पास जा रहे हो तो हमारे पास अलग क्या है, right? So 2 things we came out with. First we said that let's leverage our power of alternates. हमें समझ में आ रहा था कि बहुत सारे banker turned MFDs हैं जिन्होंने PMS, AIF of course एक flavor लिया हुआ है, and जो पुराने हैं of course who are there past, but they have been seen, they have till now probably not recommended alternates to their clients and would like to learn about it. That's where we started making our mark, and that's where we went and started empowering them that if you have a clientele, if your banker, if the client's banker is talking to client about PMS, AIFs, and you feel it's a good product, it can be part of the client's portfolio, then let us allow us to come to that meeting, allow us to train your team, allow us to let you know what are the advantages, disadvantages of PMS, AIF, and let's help together and let's grow this AUM. So that's precisely what we did. We went out, हमने सबको यही कहा कि बॉस PMS, AIF में हम larger players हैं, हमारे पास track record है, हमारे पास schemes हैं, so आप हमें clients के पास ले चलिए. And we were ready to meet clients and we were ready to teach them about everything about alternates. So by God's grace, I mean last 1-2 years through MFD channel itself, we were able to garner some 600 crore rupees just in alternates. So I think that is something where we added value. And once we did it, once we were inside their office, so then of course when they saw our mutual fund schemes, the mutual fund money also started coming in. So that helped. Second moat which we found out was again harping on the knowledge part, is we were seeing that okay, every AMC preferred doing those large events. Birla, HDFC, Nippon, recently HSBC, so they invite everyone, and it's a large event, right? Of course, the purpose is never just one-sided gyan, but to have fun, right? Which is right in its way. But हमने सोचा कि नहीं, इसको ना छोटा करते हैं. Let's just do 20-25 partners once in a month from one city. And the idea is to have a roundtable conference with them. Just invite them, bring CIOs, bring fund managers, bring economists. So we have our in-house economist who can speak on both micro and macro issues, Indian and globally. And let's have that interaction. So I think that really worked for us. Since our entrance into the MFD space, we have been able to do some 18 to 19
of these sessions where we invite those 20-25 partners, and the learning which they have and the experience which they take from that sessions is just outstanding, and that really helped us. So I think to answer your question, sir, competition is there in this industry. The choice is actually difficult for you guys whom to partner with. We probably all are offering the same 4 Ps, but then wherever you feel is the right mode, where you feel that yes, the empowerment is happening to me at the some level, you probably look at choosing the right AMC. Thank you, Vaibhav. Thank you. Okay. भरत, मनी, क्योंकि इस स्पेस पे बहुत सारी और कंपनीज भी अवेलेबल हैं, तो वोल्ट मनी के साथ ही MFD बिजनेस क्यों करें? सो इसका एक सेगमेंट में फर्स्ट मूवर थे, हमसे पहले इसमें कोई अवेलेबल भी नहीं था। ऑफलाइन बिजनेसेस कुछ कर रहे थे, जैसे बजाज फाइनेंस एक ऑफलाइन बिजनेस कर रहा था, टाटा कैपिटल, बट जब हम आए एक बहुत बड़ा वैल्यू ऐड किया, और डिजिटाइजेशन थ्रू आउट सारे बिजनेसेस हो रहा है, प्रॉब्ली सबने देखा होगा ये चीज़। सो हमारे यहाँ सबसे बड़ा वैल्यू ऐड हमारा क्या है, 100% डिजिटल, हमारा नो पेपर वर्क, नथिंग। तो हमने सारा जो अपना इंटीग्रेशन या अपना टेक बिल्ड किया है, इट्स 100% डिजिटल, तो हम कोई पेपर वर्क नहीं कराते। तो 100% डिजिटल मीन्स फास्टेस्ट, क्योंकि हमारा जो टीम है ये सब है, बहुत ज़्यादा डिजिटल फोकस है, पहली चीज़। अब डिजिटल का एडवांटेज क्या होता है, क्योंकि कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पीस है इसमें, क्योंकि इट्स अ वेरी थिन मार्जिन बिजनेस। सो कॉस्टिंग आपको मिनिमम रखनी है, इसलिए आपको डिजिटाइजेशन, हमने कोई रीजनल ऑफिस अपना सेटअप नहीं किया है, कुछ नहीं सेटअप किया, सिर्फ इसलिए कि एंड कस्टमर को इंटरेस्ट रेट और ये सब हम चीपेस्ट प्रोवाइड कर पाए। सो मेन वोल्ट मनी का ये है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, हमारा बहुत नॉलेज इसमें ऑलरेडी है, क्योंकि इवन बजाज फाइनेंस ये सब ऑफलाइन में थे, बट डिजिटल फर्स्ट हम थे। सेकेंडली 100% डिजिटल, एंड हमारा फोकस ये है कि हम चीपेस्ट रहें। इवन हमारे कुछ कंपटीशन भी है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि अगर हम कुछ भी कोई भी रेट से कंपेयर करें, हम टोटल रेट सब कुछ कंपेयर करें, तो वी आर चीपेस्ट टुडे। सो इसलिए वोल्ट मनी 100% डिजिटल और चीपेस्ट, ये 2 मेजर स्ट्रेंथ्स है हमारी, जिसके ऊपर हम प्ले करते हैं। थैंक यू। अभी हमारे साथ लेन देन क्लब से आए हैं, P2P लैंडिंग से, तो मैं चाहूँगा एक बार सर अपना इंट्रोडक्शन दें और लेन देन क्लब किस तरीके से काम करता है उसके। Hi, good afternoon to all of you. My name is Hari Kaushal from लेन देन क्लब। बेसिकली जो P2P का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पुराना है, जैसे हम लोग ब्याज का धंधा या फिर उसको साहूकारी का धंधा, इस तरह से हम लोग सब लोग जानते हैं उसको। तो एज अ लेन देन 2013 से वर्किंग है, जो काम कर रहा है इस P2P इंडस्ट्री में, और RBI की जो गाइडलाइन आई थी 2017 में आई थी। हमारा जो प्रोडक्ट है वो RBI का इसका FD का अल्टरनेटिव, बेसिकली FD में जैसे हम लोग को 6-7% का रिटर्न आता है, तो P2P में हम लोग उसी सेम प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव लेके आए, जिसमें हम लोग अप टू 11% का रिटर्न जनरेट करते हैं। तो बेसिकली काम किस तरह से करता है कि हम लोग इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, उस पैसे को डिफरेंट लोन्स में आके प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक तो पर्सनल लोन है, PL लोन की जो लिमिट है एज पर RBI गाइडलाइन वो 25,000 तक है, पर पेन हम लोग 25,000 से ज़्यादा किसी को लोन नहीं दे सकते। सेकंड जो लोन है वो मर्चेंट है, मर्चेंट में हमारा जो टाइप है वो डिफरेंट एग्रीगेटर के साथ है, जैसे गूगल पे, फोन पे, भारत पे। तो ये मर्चेंट के थ्रू हम लोग जो है लोन प्रोवाइड करते हैं उनको, और बेसिकली जो इसके ऊपर जो IRR जनरेट होता है एज अ लेन देन कंपनी, जो उसके ऊपर रिटर्न जनरेट करता है वो 21% का करता है, जिसमें से हम लोग 11 to 13% इन्वेस्टर को रिटर्न देते हैं। 4% का अपना NPA का प्रोविजन रहता है उसमें, इन केस कोई डिफॉल्ट होता है तो उसकी रिकवरी हम लोग उसमें से करते हैं। 2% लेन देन अपने पोर्टल की फीस चार्ज करता है। RBI की गाइडलाइन है कि जब तक आप इन्वेस्टर को कमिटेड रिटर्न बना के नहीं दोगे, तब तक आप अपने पोर्टल की फीस चार्ज नहीं करोगे। तो बेसिकली RBI ने सेम कॉन्सेप्ट, जिस तरह से अपना म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट है जिसमें ट्रस्टी होता है, सेम कॉन्सेप्ट को P2P में उन्होंने कॉपी किया है कि लेन देन अगर कल दिन मतलब लेन देन के पास पैसों का कोई एक्सेस नहीं है, उसको टच नहीं कर सकता, इवन इसके प्रमोटर या कोई एम्प्लॉइज इस पैसे को टच नहीं कर सकते, जो भी इन्वेस्टर का पैसा आता है। तो सारा का सारा एस्क्रो मैकेनिज्म के थ्रू मैनेज होता है। उसमें 2 ही ट्रांजेक्शन होती है, एक तरह से आपकी जो लैंडिंग आ रही है, दूसरी जो वहां से बोरोर को पैसा जा रहा है, वहां से जो भी मैच्योरिटी आती है उसी अकाउंट में जाती है, और जो भी वहां से पैसा बोरोर का लोन जाता है उसी अकाउंट से जाता है बेसिकली। तो इस तरह से मैकेनिज्म सेम कॉपी किया है जिस तरह से म्यूचुअल फंड में होता है।
तो ये इस तरह का सर एक कॉन्सेप्ट है अपना P2P वाला, जो बेसिकली एफडी का अल्टरनेट है। थैंक यू। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि ऑडियंस में से कुछ सवाल लिए जाएं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑडियंस से अगर कुछ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने लेन देन से तो काम नहीं किया, बट फेयर सेंड से काम किया, वो भी बिल्कुल सेम चीज़ है जी। पहले तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि ये P2P कॉन्सेप्ट इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत इसमें काम किया है, और इसमें क्या है, मैंने जो ये करना छोड़ दिया तो इसलिए कि हमारा पैसा 3 साल 4 साल के लिए तो फंस ही जाता है ना तकरीबन, क्योंकि हमें उसी तरह से पेमेंट मिलती है। और अगर शॉर्ट टर्म आपका पैसा इन्वेस्ट करें तो उसमें आप ज़्यादा पैसा मांगते हो, ठीक है ना। तो यंग पर्सन्स के लिए, मिडिल एज के लिए तो चलो ठीक है, और ये मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा कि जो पैसा भी आप किसी को लोन देते हो, वो चाहे हम उसको क्वालिफाई करें, चाहे आप यानी कि वो सजेस्ट करें या आप सजेस्ट करें, तो हमारा नेचुरली वो 3 साल 4 साल के लिए फंस जाता है। और उसमें बीच बीच में कोई ना कोई केस ऐसा भी आ जाता है जिसमें आपको लीगल प्रोसीजर में जाना पड़ता है, ठीक है ना, तो उसमें हमारा पैसा और भी फंस जाता है। तो इसके लिए आपका कोई क्या मतलब, इसका ऑल्टरनेटिव हम क्या कर सकते हैं? तो बिकॉज मैंने ये काफ़ी किया है और मैंने अब तकरीबन छोड़ दिया। नहीं, मेरे पास सारे टेन्योर के प्रोडक्ट है। अपना जो टेन्योर स्टार्ट होता है 3 मंथ से होता है बेसिकली, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, जिस टेन्योर जो चूज करोगे आप, उसमें ही आपको उसकी मैच्योरिटी मिलेगी। अब सपोज करो आपने 1 लाख रुपए लेन देन में लगा दिया 1 साल के लिए, अब उस 1 लाख को हम लोग उस बोरोवर को देंगे जो 9 महीने में उसकी रिकवरी हम लोग कर लेंगे उस पैसे की। तो आपकी जो मैच्योरिटी हो 1 साल के बाद आपको वापस मिलेगी। जो जिस टेन्योर मतलब जो भी टेन्योर आप चूज करोगे उसी टेन्योर में आपको पैसा वापस मिलेगा। रिकवरी करते करते कई बार वो केस लिटिगेशन में चला जाता है। नहीं सर, रिकवरी का किस तरह से रहता है कि आपने मेरे को 1 लाख रुपए दिया, उस 1 लाख को हम लोग 30 से 40 बोरोवर को डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग हाइपर डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन होता है, यहाँ पे हम लोग उसको हाइपर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं बेसिकली। उन 30 या 40 लोगों में से अगर 2 भी फंस गए लिटिगेशन में, तो हमारा तो पैसा फंस गया। नहीं फंसेगा सर आपका ना, इसीलिए हम लोग 4% का प्रोविजन रख के चल रहे हैं। जो हम लोगों ने कमिटेड किया है आपको बेसिकली क्या है, जो 21% का IRR जनरेट हो रहा है, जिसमें आपको केस करना पड़ता है, वो तो 2-3 साल आप भी लटक जाते हैं। बट उसका इम्पैक्ट सर इन्वेस्टर पे नहीं आएगा ना, क्योंकि हम लोग उसका 4% का प्रोविजन ऑलरेडी हम लोगों ने रखा हुआ है, और 21% का जो IRR जनरेट हो रहा है उसमें से हम लोग 11 से 13% बोले कि हम लोग इन्वेस्टर को पास ऑन करेंगे। उसके बाद भी अपने पास 9-10% की कुशनिंग है बेसिकली, तो उसका इम्पैक्ट आपको नहीं आएगा। वो जो बोरोवर को पैसा जाता है, जैसे मैंने बताया आपको 1 लाख का जो 40,000 बोरोवर को जाएगा, उसमें से सर 2 रुपए 5 रुपए इतने छोटे अमाउंट में जाता है बेसिकली। और इम्पैक्ट तो उसका आता है ना, अगर किसी सपोजिंग 5,000 में मिलना है तो 5,000 की बजाय आपने 4,000 या 45। नहीं सर, इन्वेस्टर की 500 तो हमारा फंस गया ना। नहीं सर, आप पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपने 1 लाख रुपए दिया मेरे को 1 साल के लिए, जो भी हम लोगों ने कमिटेड रिटर्न दिया है वो हम लोग बना के देंगे आपको। हमारा जो सिस्टम चलता है वो AIML के थ्रू चलता है बेसिकली, तो उसमें आपका इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। 3-4 लोग डिफॉल्ट कर भी जाते हैं आपके बोरोवर, तो उसका ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोविजनिंग की हुई है। प्रोविजन तो की हुई है, आप तो ठीक रहोगे, लेकिन हमारा पैसा कुछ देर के लिए तो आगे चला जाता है। नहीं सर, मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। आपने मेरे को 1 लाख रुपए दिया 1 साल के लिए, जो भी डेट है मैच्योरिटी की वो आपको वापस मिल जाएगा। अगर मैं 1 लाख रुपए आपको 1 साल के लिए नहीं देता, लेकिन सिर्फ 15,000 देता हूँ जो 3 साल के लिए है, क्योंकि छोटा पैसा आप थोड़ी टेन्योर के लिए लेते नहीं हो। अगर मैं थोड़ा पैसा देता हूँ लंबी टेन्योर के लिए, तो फिर तो हमारा पैसा तो 3-4 साल नहीं, देखो पैसे का इसमें क्या टिकट साइज, वो RBI ने डिसाइड किया कि मिनिमम 10,000 से लेके 50 लाख तक आप पर पैन उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐसा कोई वहां पे क्राइटेरिया नहीं कि आपको 5 लाख इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इस पे। इसकी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है 10,000 से स्टार्ट होती है बेसिकली। चलो, मैं आपको तो कुछ नहीं कहता क्योंकि लेन देन से तो मैंने काम नहीं किया, बट P2P इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। यस सर। और मेरे साथ जो हुआ है वो मैं सबको, ऑडियंस को भी और आपको भी बताना चाहता हूँ। थैंक यू सर। सर आप RBI से ऑथराइज्ड हैं सर? यस सर, अपने को एक्चुअली P2P इंडस्ट्री को 2017 में RBI ने मतलब लीगल वो किया था, इसकी गाइडलाइन निकाली थी, उसको इंडस्ट्री को रेगुलेट किया था बेसिकली। तो NBFC P2P का लाइसेंस दिया था 20 से 22 कंपनी, 7 कंपनी एक्टिवली वर्क कर रही है P2P। तो क्लाइंट का कुछ मिनिमम अमाउंट होगा जो आप सेफ्टी रखते हैं, जैसे बैंक में 5 लाख का हमारा सेफ्टी रहता है, आप नहीं सर, बेसिकली हम टिकट देते हैं तो कुछ पार्ट है जो सेफ्टी वाइज रहेगा? नहीं सर, इसको बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं हम लोग। जैसे
बट यहाँ पे क्या होता है कि छोटे टेन्योर के लिए छोटा लोन जाता है। यहाँ पे हमारा जो पर्सनल लोन का एवरेज साइज है अभी वो 4 से 5 हज़ार का बेसिकली और लेस देन 3 मंथ का है। तो यहाँ पे छोटे लोन जाते हैं और छोटा अमाउंट जाता है सर, उसको हम लोग हाइपर डाइवर्सिफाई करते हैं जिसमें आपका रिस्क मिटिगेट हो जाता है बेसिकली। जो हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, आप 40 को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी आप लिस्ट हमें प्रोवाइड करेंगे किस किस को? बिल्कुल सर, वो क्लाइंट की एक मोबाइल ऐप है हमारी, वहाँ पे आपको अपने बोरोवर की डिटेल दिखेगी। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया है तो आप देख सकते हो कि लेन देन नहीं, आपको 1 लाख रुपए किस बोरोवर को दिया है। अगर किसी को 10 रुपए भी दिए तो उस 10 रुपए का पूरा प्रोफाइल ओपन करके आप देख सकते हो कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, कितनी इसकी इनकम है, क्या इसका प्रोफेशनल, सारी डिटेल आती है वहाँ पे। गुड, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ओके आनंद, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि बताएं कि वाई वोल्ट, ये आप टैब के साथ काम करते हैं, तो टैब में आपके कॉम्पिटिटर कौन हैं और आप कैसे एडवाइजर को इंसेंटिवाइज करते हो? टैब इन्वेस्ट जो है वो ऑडिबल या सो बेसिकली हम लोग जो जिस धंधे में है ना, ये आज से नहीं है, पहले से ही चल रहा है, राइट। बिल डिस्काउंटिंग जो है या चेक डिस्काउंटिंग, अपन कोई भी अगर जिसने भी चांदनी चौक, बड़ा बाजार, कोई भी अगर मार्केट देखा होगा, वहाँ पे आदिकाल से चालू है कि अपने पास पैसे आने थे, आपको 3 महीने में पेमेंट रिलीज होनी है, आपको पैसा पहले चाहिए, वर्किंग कैपिटल को अनलॉक करना है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसका वर्किंग कैपिटल आप अनलॉक कर देते हो। 100 रुपए का जो होता है वो 95 रुपए पे आप उसको पे करते हो, 5 रुपए आप रख लेते हो, 5 रुपए में से 3 रुपए आप जो इन्वेस्टर को दे देते हो, 2 रुपए बचते हैं, उसमें से 1 रुपए हम रखते हैं और 1 पार्टनर लेता है। तो ये बेसिक मैंने आपको एकदम सूक्ष्म रूप में बताया। बिल डिस्काउंटिंग या इनवॉइस डिस्काउंटिंग इज समथिंग दैट इज नॉट न्यू इन दिस इंडस्ट्री. Banks have been doing it. Why people like us, startups like us, are able to scale up so fast? There are 2 things that you need to ensure. One is the speed and the accuracy of the credit processes that you have in place. अगर आपकी क्रेडिट पुख्ता है, आपको अगर आप समय कम लेके आप उसी क्रेडिट को, क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हो, उस केस में आपका प्रोडक्ट सेलेबल हो जाता है। अब जैसे एक साधारण तौर पे एक अपन कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज कोई भी धंधा अगर आप उठाते हो मैन्युफैक्चरिंग में, 2 से 3 महीने का टाइम लगता है उसकी पेमेंट को रियलाइज करने के लिए। वहां पे अगर कोई छोटा एसएमई या उससे भी छोटा अगर कोई वेंडर है, उसको अगर इस मैन्युफैक्चरर के साथ काम करना है तो उसको कम से कम 3 से 4 महीने का वर्किंग कैपिटल चाहिए, तभी वो इसके साथ काम कर पाएगा। अगर यही जो एसएमई है, यही अगर 10 जनों के साथ काम कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं 1 करोड़ का काम करता हूँ एक मैन्युफैक्चरर से 1 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए मुझे कम से कम 3 करोड़, और अगर 10 के साथ करता हूँ तो 30 करोड़ का मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए। उस केस में अगर आपका मैं ये वैल्यू चेन को अनलॉक कर देता हूँ, तो आपके लिए एक मैंने विनिंग प्रोपोजिशन ये बना दी एज अ वेंडर कि आपका जो पैसा आपको 3 करोड़ या 30 करोड़ चाहिए था, वहां से वो उतर के 30% से कम हो जाता है। ये पहली चीज होती है। तो वेंडर के लिए ये फायदा है कि वो हमारे जैसे प्लेटफॉर्म पे आता है। अब वो बैंक्स के ट्रेडिशनल फॉर्म में भी जाता है, कैश क्रेडिट वगैरह भी। यहाँ पे अब हम काफी सारे लोग हैं जिन्होंने पहले बैंकिंग में भी काम किया होगा, रिटेल में, कॉर्पोरेट साइड में भी। वहाँ पे बिल डिस्काउंटिंग होती है। बिल डिस्काउंटिंग कुछ नहीं है, आपका जो पैसा आना था, 100 रुपए आना था, उसका अपन ने अपने चार्जेस कलेक्ट करके उस बिल्स के लिए अपन ने पैसा आपको एवज में दे दिया। ये जो पैसा अपन देते हैं वो प्लेटफॉर्म से इन्वेस्टर पार्टनर के थ्रू आता है और वो बिल्स को बाई कर लेता है। बिल्स बाई करने के बाद जब उसका 3 महीने का पीरियड पूरा होता है, वो पीरियड पे उसको वो पैसे 98 रुपए रियलाइज हो जाते हैं। ये सिंपल प्रोसेस है इसमें। अब अगर आप मेरे इसमें देखो कि इस पूरे इकोसिस्टम में कैसे कौन-कौन से मतलब प्लेयर्स हैं, जिराफ है, ग्रिप है, बेटर इन्वेस्टर, ऐसे बहुत सारे। किसी ने शायद अभी पूछा भी था कि भाई ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है या किस तरह का है ये। द आइडिया इज कि अभी आज की तारीख में अपन 50 लाख करोड़ के आसपास आए हैं। आनंद थोड़ा सा शॉर्ट। सो बेसिक ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग है। एसेट लीजिंग तो सिंपल प्रोसेस है जिसमें कि आप एसेट को लीज करते हैं और उसके लिए आपको जो है रेंटल इनकम मिलती है। अच्छी बात ये है कि इसके टैक्सेशन की इम्प्लीकेशंस बहुत अच्छी है। अगर इन्वेस्टर के लेवल पे देखें तो उसको एक्चुअली 20 से 23-24% तक बनता है एसेट लीजिंग की, क्योंकि वो रेंटल के फॉर्म में आता है। तो ये 2 बेसिक प्रोडक्ट है। इसके बारे में मैं चर्चा और कर सकता हूँ, बट समय की पॉसिबिलिटी की वजह से आई एम नॉट एबल टू टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू आनंद। भरत, व्हाई वोल्ट मनी? So why Volt Money? I think I've answered. Yeah. Yeah. Oh. Yeah.
इंसेंटिव कैसे देते हैं आप? सो इंसेंटिव, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो, कल भी हम एक सेशन में थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लाइंट सेंट्रिक पे बात चल रही थी। सारे यहाँ पर जो हमारे IFA पार्टनर्स हैं सब क्लाइंट सेंट्रिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि वोल्ट मनी या हमारे जैसे प्रोडक्ट का सबसे बड़ा इंसेंटिव ये है, जो उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल है पहले वो मीट करें उसे। अगर उन्होंने 10 साल के लिए 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, उसको पहले इन्वेस्ट कराए। ये सबसे बड़ा क्लाइंट का इंसेंटिव है कि क्लाइंट को पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉपुलर इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, उसमें इंडिया में ये लिखा था इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डेट। तो उसके लिए सबसे बड़ा क्लाइंट का इंसेंटिव है कि उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें। द सेकंड इंसेंटिव जो आज हम डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, एक तो उनका करंट ट्रेल इनकम तो बचता ही अगर कोई रिडेम्पशन आता है। एडिशनली हम 0.5% ट्रेल और एक 200 रुपीज पर अकाउंट जो ट्रेल म्यूचुअल फंड की तरह ट्रेल चलती है, वो एक एडिशनल ट्रेल हमारी तरफ से भी परपेचुअल ट्रेल की तरह चलती है। तो वेरी सिमिलर टू म्यूचुअल फंड बिजनेस, ये AUM बेस्ड है कि जितना AUM बनेगा उस पर ट्रेल आपकी बिल्ड होती जाएगी। और कोई भी कस्टमर वो एक IFA पार्टनर का कस्टमर है, वो वोल्ट मनी का कस्टमर नहीं है। ये हमारी थिंकिंग है। सो आवर कस्टमर्स इज IFA पार्टनर्स ओनली। थैंक यू, थैंक यू। कृष्ण सर, आपसे एक सवाल है और शॉर्ट में उसका जवाब आप दे सकें कि वाइटो एज अ AMC नया सब AMC से अलग क्या कर रही है? शॉर्ट में। See, like I said, the team which is there, no, the investment team, that is something that is आपको ये इतना टीम ना नॉर्मली बड़ी AMCs जो हो जाते हैं ना, the top 3-4 AMCs, उनके पास ही इतना टीम दीजिएगा। But then Prashant's thing was that he always thought that if I have a good platform, right, a good process and a good research team, right, that is somewhere if we can support our distributors and to the investors, that we can build up a good process and a good research team behind the building up of the portfolios. So that is a uniqueness I think that White Oak is bringing. Like I said that earlier also in the morning I said the same thing, I'll repeat it, that अभी ना merits पे बहुत चीजें आ जाती हैं, right? अभी वो brand वाला चीज नहीं रहा है। That मैं जैसे पहले अपने को, like we have been there in this industry from quite some time now, पहले अपने को बताना पड़ता था म्यूचुअल फंड क्या होता है, SIP क्या होती है। फिर एक एरा आया कि पता है मुझे म्यूचुअल फंड क्या होता है, SIP क्या होती है, बट देन मैं इस ब्रांड के साथ ही जाऊंगा। So people were more brand conscious. Now it's more on the merits, right? And like we have one framework, we named it as Opco Finco. I cannot go up in detail, it's going to take some time on that, right? But then that framework is basically a very good framework जहाँ से अपने को bottom up stock picking में बहुत help मिलता है, right? So we as an AMC, we don't take macros into account. We take all that information, we digest that, but वो only and solely वो एक decision maker नहीं होता है to pick up any of a stock. We go into the research side, we see that how much cash is getting generated, free cash flow कितना बन रहा है, right? And this is one of the part of that, right? And that's how we pick up the stocks, and that stocks become the part of the portfolio. See, any of a portfolio manager ना दो तरह से रिटर्न बना के देता है portfolios में. One is the selection effect, one is the allocation effect. Allocation means that okay, आज जैसे कि हम बोले कि एक वॉर हो रहा है, तो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो एक रिफाइनरी इंडस्ट्री में और कंपनीज में पैसा डाल दें। बट जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे ये सेम चीजें हुई थी, बट क्या क्रूड का प्राइस एकदम से इतना ज्यादा बढ़ गया था? और एट दीज कंपनीज गिवन दैट काइंड ऑफ रिटर्न, द आंसर वाज नो, राइट? सो एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेके अगर आप करते हो, जस्ट लाइक फ्लिपिंग अ कॉइन, व्हाट प्रशांत सेज, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, या तो वो सेक्टर चलेगा या नहीं चलेगा, या आपके वो कॉल चलेगी या नहीं चलेगी, राइट? सो द प्रोबेबिलिटी इज दैट इफ यू आर लकी यू विल बी विनिंग 7 times out of 10, right? If you are not lucky you might be winning 3 out of 10. But when at White Oak what we do is we build up entire portfolios on the selection basis. Like हम जब एक क्रिकेट का टीम भी बनाते हैं, हम ये देख के कैप्टन चूज नहीं करते ना, ये देख के प्लेयर चूज नहीं करते कि उसका टॉस विनिंग एबिलिटी कितना है. It's that कि उसका what was said, how the batting performance has been there, how the bowling performance has been there, and that's how we selected in the team. So this is a similar way we pick up the stocks, where we have a bottom up approach in all our portfolios, and that's how we build the portfolios. So उससे क्या होता है कि जब सिलेक्शन से बनता है ना एक पोर्टफोलियो या स्टॉक्स पिकअप होते हैं, तो सेक्टर चाहे उसके लिए कंडीशंस अच्छी ना हो, बट वो स्टॉक अच्छा करके जाता है. सो आपके पोर्टफोलियो में ना ज्यादा कंसिस्टेंसी बनती है
right? We might not be there at the top. मैं number 1 शायद से ना रहा हूँ, but I'll be always there in the top 2 type. This is how the portfolios get built up. And second thing is when we are designing the portfolios at White Oak, हम लोग हमेशा ना पोर्टफोलियो कैसा बनना चाहिए उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं rather than the के मार्केट में ये चीज है या टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज है. So these are the secondary parts of it, right? जैसे कि मल्टी एसेट एलोकेशंस एक कैटेगरी हाइब्रिड कैटेगरी एक आई है, right, which has been more popular now at the moment, right? तो उसमें क्या है कि काफी सारी EMCs are having more than 65% into equity just to manage the taxation, right? अब क्या होता है कि you have different asset classes. आप एक asset class को manage कर रहे हो अलग चीज होती है, उसके साथ एक और add कर देते हो तो it becomes more difficult. You add another asset class, it becomes even more difficult. Right, so every asset class has a different properties. Like hydrogen है जैसे, right? Now hydrogen has a different property. वो एक explosive के तौर पे आता है, right? अगर आप hydrogen को अकेले देखेंगे तो, right? Liquid oxygen को अगर आप देखेंगे, it helps you in fueling up the engines, right? आप दो molecules hydrogen की एक molecule oxygen का ले लेंगे, it becomes water. उसकी property entirely different है, right? So right asset mix होना चाहिए. The portfolio should be designed in such a way that, as per the category of that scheme or that portfolio, it should behave that way. It should not be behaving कि वो taxation को manage करना है, या फिर it should not be that कि मेरे को एक market cap को manage करना है, right? So at White Oak, the portfolios are all diversified portfolio across market caps. They said that the strength is a team, the analyst team that we have, right? And the process that we have, the Opco Finco framework that we have. This is the basic strength which is actually giving us more confidence, and which has been there on the record from the past around 20 months now from the first scheme that we have launched. So the funds has been there in the top 2 type, and the processes behind is very strong. थैंक यू सर. इतना ज्ञान है यहाँ पर बैठे 5 महानुभावों के अंदर कि हम लोग उसे कृष्ण कांत जी, वैभव भाटिया जी और हरि कौशल जी, आप लोग यहाँ आए, आपने समय दिया और हम लोगों को इस सब बातों के बारे में बताया. थैंक यू सो मच.